प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन सब के नियम सारी टॉपिकें पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना आप लोग को लेंस के बारे में, चूँकि मेरे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में लेंस उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेंस अगले दिन अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा। मगर आप या आपके दादा या आपके दादी होंगे या पिताजी होंगे या भैया होंगे, शौक से भी चश्मे लगाते होंगे। दादा दादी तो शौक से नहीं लगाएंगे, मगर आपके भैया हो गए या सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ये सारे लोग लेंस का उपयोग जरूर करते हैं। कहाँ? तो चश्मे का रूप में करते हैं। वही चश्मे ले लीजिए, वही आपका लेंस है, ठीक है। वही आपका लेंस है, ये है, ठीक है। तो आखिर में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि लेंस क्या है, लेंस के बारे में इसकी परिभाषा क्या होती है। और हर एक टॉपिक मेरे चैनल में जाइए, आप पीछे देखिए, हर एक टर्न आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं ली जाती है, एकदम निःशुल्क पढ़ाई है। और उन बच्चों को भी बताइए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं या ऑनलाइन उन लोगों से पैसे की डिमांड की जाती है कि मेरा कोर्स करो, मेरा कोर्स कर दो और मेरे हवेली पे आओ। तो यहाँ हवेली पे आना नहीं है, बस आपको चलाकर देखना है। देखिए इसकी परिभाषा हम बहुत बेहतरीन तरीके से बता दे रहे हैं। कल इसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखा दूंगा कि आखिर में लेंस होता कैसे है, ठीक है। आप होता छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना, आप चश्मे उठा के देख लीजिए, वही लेंस है। टार्च उठा के देख लीजिए, टार्च के अगले वाले पार्ट को खोल के देखिए, वही लेंस है, ठीक है। सबसे शौक है, सीधा बात, दादा दादी होंगे या बाबा, उनका चश्मे चुरा लीजिए, वही आपका लेंस है, ठीक है। उसको चुरा के फोड़ के निकाल लीजिए, लेंस हो गया, ठीक है। मगर ऐसा ना करिएगा, नहीं तो कुटाई गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। आखिर में लेंस क्या होता है, इसको हम परिभाषित कैसे, वो तो देख लिए, फिजिकल स्टेट पर बता देंगे कि हाँ लेंस ऐसे होता है, कांच का है और पारदर्शी दिख रहा है, बस वैसे बता देंगे। मगर एक्चुअली ऐसे आपको परिभाषा नहीं देना है। लेंस की बहुत बेहतरीन तरीके से आज परिभाषा पढ़ाने वाले हैं। देखिए क्या हम कहेंगे। लेंस जो होता है, यह एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। आप देखिएगा, चश्मे उठा के देखिए, आर पार दिखाई, इधर से देखेंगे उधर दिखाई देगा, चश्मे इधर से उलट के देखिए तो भी दिखाई देगा। पारदर्शी का मतलब इधर से भी दिखाई दे और उधर से, मतलब आर पार प्रकाश आ जा सके, तो उसको पारदर्शी कहते हैं। तो हम सिंपल से कहेंगे, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। पहली बात, यह समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब होता है कि इसमें आर पार दिखाई, समांग मतलब एकदम समान प्रकार से, इधर से भी देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, उलट के देखिए तो भी वैसा ही दिखेगा। तो समांग पारदर्शी का मतलब होता है कि दोनों तरफ से वह समान होना चाहिए, और पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना चाहिए। तो लेंस एक ऐसा समांग, ठीक है, एक ऐसा समांग जो है पारदर्शी माध्यम होता है। ऐसा एक समांग क्या होता है, तो पारदर्शी मीडियम होता है, माध्यम होता है, जो कम से कम 2 गोलीय पृष्ठ, कम से कम 2 गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, पृष्ठ से घिरा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो आप शुरू में इसका नाम दे दिए हो कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस की डिफिनीशन में आप कहते हो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। तो लास्ट में ये नहीं कहिएगा कि लेंस कहलाता है या लेंस कहते हैं, नहीं लिखना है, क्योंकि आप शुरू में कहते हो कि लेंस कौन भाई, तो लेंस एक ऐसा समांग मतलब समान प्रकार से, इधर से भी और इधर से भी, पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार आ जा सके, माध्यम मतलब मीडियम है, मतलब लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो कम से कम कगो तो 2 गो, कौन चीज, तो गोली का मतलब ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये 2 गोली पृष्ठ हो गया, एगो पहला इधर से आ दूसर का हो, कम से कम 2 गोली पृष्ठ, अथवा एगो गोली ले लीजिए और एगो इसमें समतल मिला दीजिए ऐसे, ये भी आपका लेंस है, देख लीजिए समतल अवतल लेंस है, ठीक। हम सिंपल से कहेंगे लेंस क्या है, तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, मीडियम होता है, जो कितने, तो 2 गो, कौन चीज, तो गोलीय पृष्ठ, 2 गो कौन ची भाई, तो गोलीय पृष्ठ, अथवा एगो गोलीय आ रहा है ना ऐसे, या ऐसे होगा, एगो गोली और एगो समतल पृष्ठ घिरा होता, हो गई।
उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस की डिफिनीशन हम सरल तरीके से बताए हैं। फिर एक बार चलिए 10 सेकंड की भी नहीं लगेगा लेंस की डिफिनीशन बताने में। क्या कहेंगे, कहेंगे लेंस एक ऐसा क्या होता है, तो समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कम से कम 2 गोलीय पृष्ठ आना है, तो आप एक गोली ले लीजिए और एक कौन सा पृष्ठ ले लीजिए, समतल पृष्ठ ले लीजिए। इसी से घिरा मतलब कवर हुआ होता है। अब देख लीजिए ना, ऐसे ही होता है, नहीं कुछ मिलेगा आपको। तो आप एक काम करिएगा, मुर्गा सावन तो अभी चल रहा है, सावन उतरने दीजिए। तो सावन के बाद आप क्या करिएगा, मुर्गा लाइएगा, अब मुर्गा के मूड़ा उड़ा लीजिएगा और उसका आंख निकालिएगा, और आंख जब फोड़ के देखेंगे तो प्लास्टिक जैसे आपको दिखेगा, एकदम प्लास्टिक जैसे, एकदम ऐसे ही निकलेगा, ऐसे एकदम मुर्गे के आंखों, मछली के आंखों में। और इंसान के आंखों में ऐसा इनको ये नहीं निकलेगा, निकलेगा मगर फोड़ कर देखेंगे, देख पाएंगे, है करेजा, क्षमता है यादव, देख पाएंगे नहीं ना है तो न फोड़िएगा, नहीं तो आपका आंख फोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, देखिए कैसे लेंस की परिभाषा लिखते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं वह भी दिखा देते हैं, देखिए एकदम सिंपल से। फिर मैं हेडिंग बना देता हूँ इसका, लेंस था हमारा हेडिंग, बस इस पे क्वेश्चन 1000 तरीके का कहता है, लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस की परिभाषा दीजिए। तो आप सिंपल तरीके से क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, तो घिरा होता है। हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। फिगर बनकर तो बता देते हैं अभी। ठीक है, लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो को तो कम से कम 2 गो किससे है, तो गोलीय पृष्ठ, ठीक, अथवा एक गोलीय तो एगो समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता। हो गया, एकदम सिंपल सा बात था। अब देखिए इसका फिगर हम बनाते हैं, देखिए कैसे, ऐसे हो गई, ये आपका लेंस हो गई। ठीक है, अब ये आपका कौन सा लेंस है, तो ये आपका उत्तल लेंस बनेगा। इसमें देख लीजिए 2 गोलीय पृष्ठ आ रहा है, पहला इधर से और दूसर का इधर से, 2 गोलीय पृष्ठ नहीं हो गया। ये ना उत्तल लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारे की तरफ पतला हो, सिंपल से बात। और अवतल के लिए भी ऐसे ही बनाना है, गोल गाल के ऐसे, ये भी आपका लेंस है। देख लीजिए, बस बीच वाले टर्न को भर देना है। आप यही चश्मा यूज करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, यही चश्मा हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये 0 से लेकर और 0 नहीं 5 के बाद ही पकड़ता है। 0 और नहीं कर सकते हैं, 5 और 0 के बीच में जो पकड़ेगा तो उसमें हम लोग का ये वाला चश्मा लगाएंगे। पकड़ेगा मतलब दोष होगा आंखों में, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेंस। अब ये कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। तो हमारा लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। अब इसकी कैटेगरी बांटते हैं, एक हमारा जो होता है उत्तल होता है और एक हमारा जो होता है वह होता है अवतल लेंस। 2 चीजें होती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार और बता देते हैं, बाकी उसकी परिभाषा मौखिक बता देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसा लेंस है, देखिए, या लेंस एक ऐसा क्या होता है, तो समांग मतलब समान प्रकार के, आप पारदर्शी मतलब आर पार प्रकाश आ जा सके, माध्यम मतलब ले जाने ले आने वाला, कौन चीज ले जाने ले आने वाला है, तो प्रकाश ले जाएगा ले आएगा। तो क्या है, तो समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कम से कम 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। आप देखिए लेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, एक उत्तल होता है एक अवतल। उत्तल का मतलब जो बीच में मोटा हो और किनारे पतला हो,
जोन बीच में क्या हो, मोटा हो और किनारे की तरफ पतला, उत्तल। हाँ, जो बीच में पतला और किनारे मोटा हुआ अवतल होगा। एकदम सिंपल से हो गई। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। आखिर में लेंस कब अभिसारी प्रकृति मतलब गुण प्रदर्शित करता है और कब अपसारी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, इसी के बारे में आज हम लोग को जानकारी रखना है, पढ़ना है। ठीक है, लेंस के बारे में एक्चुअली आप पढ़ लिए हैं। लेंस क्या होता है, तो एक गोलीय, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लेंस कहते हैं। एकदम बेसिक बताया है। अब लेंस में हमारा दो टाइप के लेंस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है लेंस, वह हमारा उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। और सेकेंड नंबर जो होता है हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। अब रही बात लेंस की, हम डिफिनीशन क्या देते हैं, सिंपल सी बात है। लेंस जो होता है 2 गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। लेंस जो होता है 2 गोलीय पृष्ठ, और ये समांग पारदर्शी मीडियम होता है, माध्यम होता है। ठीक है, अब रही बात लेंस 2 प्रकार, अब लेंस की परिभाषा तो पढ़ लिया। अब टाइप में 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल। अब रही बात उत्तल को हम अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को हम अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। आखिर में क्यों इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। आखिर में हम इसको अभिसारी और इसको अपसारी क्यों कहते हैं। अवतल उत्तल भी पढ़ लिए हो कि बीच में मोटा हो और किनारे पतला हो, उसको उत्तल कहेंगे। और जो बीच में पतला हो और किनारे की तरफ मोटा हो तो उसको हम अवतल कहेंगे। फिर एक बार रिवाइज कराते हैं, ध्यान सुनिए। बीच में मोटा हो, जैसे ये शेप हो, ऐसे ही बना हो, तो ये आपका उत्तल हो जाएगा। अगर ये ऐसे बना हो, मतलब हम तो बना नहीं पा रहे हैं, इस पर बना दे रहे हैं, ऐसे इस टाइप का दिखाई दे, या स्टूडेंट लाइफ में सारे लोग यही यूज करते हैं, यही लेंस का यूज करते हैं। क्योंकि 5 से और 16 या 0 से 16 के बीच में अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आता है, 5 से मान लीजिए 5 वर्ष से और 16 के बीच में आता है, तो यही लेंस के चश्मे यूज करते हैं। एकदम सिंपली सी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तल को हम अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि इसको अभिसारी है, इसको जो है अपसारी कहते हैं, इसका रीजन क्या है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत बेहतरीन है, समय दीजिए थोड़ा सा। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से ज्ञान दूंगा, अच्छे से बताऊँगा और आपकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, अब देखिए क्या है, उत्तल की भी बताएं, अवतल की भी बताएं। क्यों अभिसारी क्यों अपसारी कहते हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है। पहले एक से चलिए, इससे चलिए। यह हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। ठीक है, मौखिक बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, इसको अगर हम क्रैक करें, तोड़ें, तो तोड़ेंगे तो कुछ इस हद तक ये दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, कुछ हद तक ऐसे दिखाई देगा, ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक, और तोड़िए इसको, तोड़ते चलिए। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे हो गया। अब ये हमारा कौन सा था, उत्तल लेंस था, हमने उसको तोड़ा। अब ये एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। प्रिज्म ऐसा ही होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। चूँकि प्रिज्म ही पहले पढ़ाना चाहिए, मगर जो है सिलेबस में दिया है, पहले लेंस दिया तब प्रिज्म दिया, मगर एक्चुअली प्रिज्म से ही चालू होना चाहिए। प्रिज्म ये है, प्रिज्म की एक खासियत होता है, इस पर अगर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो ये अपने आधार की ओर मुड़ेगा। थोड़ा सा ये अपने तरफ मुड़ेगा, क्योंकि अपवर्तन का रूल लागू करेगा, दूसरा पृष्ठ और मोड़ देगा। इसी कारण तो इसमें 7 कलर बनते हैं, 7 कलर बन जाता है, विवेगौर उसका कोड हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते हैं हम, 7 कलर हो जाता है इसमें। ठीक है, विवेगौर होता है इसका कोड, वर्ण कोड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या, ये 7 रंगों में बांटता है प्रकाश किरणों को, ऐसे जाएगा 7 रंगों में बांटता है। अब इसका रीजन क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ता है। प्रिज्म की खासियतें है, प्रिज्म में जब भी आप प्रकाश डालेंगे तो अपने आधार की तरफ मुड़ेगा। अब प्रिज्म की क्या काम है इसमें, देखिए आप लेंस को थोड़े छोटे छोटे में ब्रेक किए, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ दिए,
जैसे ही तोड़े, अब देखिए क्या है, ये आपका इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं हम? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसमें जितने टर्न ये टूटा है सब मुख्य अक्ष के तरफ ही है। मतलब इन सारे ये जैसे कहते हैं कि जब हम उत्तल लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। आपके सामने बना ये देखिए, इसी टाइप का ये दिख रहा है। और सभी का आधार, चाहे आप नीचे से देखिए चाहे ऊपर से, ये आधार होता है जिस पर ये टिका रहे, ये वाली टर्न को आधार कहते हैं। सभी का आधार मुख्य अक्ष के तरफ ही है। जब मुख्य अक्ष के तरफ है तो इस पर जैसे ही आप प्रकाश किरणें डालेंगे ये मुख्य अक्ष पर क्या कर देगा? मिला देगा, मुख्य अक्ष के तरफ ये मोड़ेगा, न कि इससे दूर जाएगी, ऐसे ही मोड़ेगा। देखिए ध्यान से, ऐसे मतलब सारे प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर ये केंद्रित कर देता है। जैसे केंद्रित कर दिया है, इसी कारण इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे? थोड़ा समझिए इसको। हम उत्तल को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? पहले उत्तल से कंफर्म हो जाए, इससे पहले समझिए इसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इससे पहले जानना है। देखिए क्या है, जब आप उत्तल लेंस लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो इस टाइप का टूटेगा, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े प्रिज्म की तरह हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये प्रिज्म की भांति हो जाएगा। और प्रिज्म की एक खासियत होती है कि सभी प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ेगा। लिखेगा भी यही, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी हो जाएगी तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इतना तो अमीर है नहीं, इतने बड़े टीचर तो है नहीं, उतना सुविधा है नहीं, समझा दे रहे हैं। बाकी जितने टॉपिक है सबको हमने समझा दिया है, लिख भी दिए थे, इसको थोड़ा सुनिए क्या है और लिख भी लीजिएगा। ऐसे ही लिखना है कि जब हम उत्तल लेंस को लेते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उत्तल लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसका हर एक टुकड़ा प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। ये लिखना है कि जब उत्तल लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वह एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और लास्ट में फिर लाइन चेंज करके लिखते हैं कि प्रिज्म की एक खासियत होती है या प्रिज्म एक ऐसा माध्यम होता है जो प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। पहली बात, आधार की ओर मोड़ता है। तो सिमिलरली इसमें जब देखते हैं उत्तल लेंस को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो इसका आधार देखिए मुख्य अक्ष के तरफ है। ऐसे चलते चलिए, ये ऊपर से देखेंगे तो नीचे की तरफ है, नीचे से देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, मतलब सारे आधार जो है मुख्य अक्ष की तरफ है। अब ये प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। प्रिज्म का काम है कि इस पर प्रकाश डालेंगे आधार के तरफ मोड़ता है, इसीलिए वह वर्ण विक्षेपण का घटना डालता है, मतलब 7 करोड़ों को बांट देता है। ये भी क्या करेगा? प्रिज्म की बात है, यह आधार की ओर मोड़ेगा, इतना मोड़ेगा कि सारे प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष पर ही जाकर क्या हो जाएंगे? तो केंद्रित हो जाते हैं। अब जैसे ही केंद्रित हुआ, इसी उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कह देते हैं। सिंपल से बात है, जब उत्तल लेंस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़िए, जैसे तोड़ेंगे एक प्रिज्म की तरह हो जाएगा। और प्रिज्म की एक काम होता है कि उस पर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे वो आधार की तरफ मोड़ता है, तभी उसमें वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। तो ये उत्तल लेंस को भी छोटे छोटे आप टुकड़ों में तोड़े हो तो इसका सभी आधार है, नीचे वाला जो चौड़ा पार्ट है यही आधार है, सभी आधार मुख्य अक्ष के तरफ ही हैं। तो ये भी प्रकाश किरणों को क्या करेगा? आधार की ओर मोड़ेगा। जैसे ही मोड़ेगा ये मुख्य अक्ष पर जाके सारे प्रकाश किरणें एकत्रित हो जाती हैं। इस जब एकत्रित हो जा रही है तो इसी कारण इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यही रीजन है कि सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इस कारण इसको हम अभिसारी कहते हैं। अब रही बात अवतल की, तो अवतल में इसके विपरीत हो जाता है, इसी के विपरीत लिखना है। सब सेम ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे कि जब हम अवतल लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं भाई, ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। जब हम अवतल लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वह भी फिर प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। और प्रिज्म की एक खासियत होती है कि वह प्रकाश किरणों को आधार की तरफ मोड़े। और अवतल लेंस में तो आधार जो है ना वह मुख्य अक्ष से दूर के तरफ होगा। देखिए हम तोड़ कर बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऐसे एक हुआ एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, यह आपका तीसरा हो गया, यहाँ आपका चौथा हो गया और यहाँ आपका पांचवा हो गया। ऐसे ये आपका ये हो गया, मान लीजिए मुख्य अक्ष है। अब इसमें देखिए सारे आधार इसके चौड़ा वाला पार्ट मुख्य अक्ष से दूर है, तो इस पर जैसे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये भी प्रिज्म की तरह है और प्रिज्म के काम है आधार की ओर मोड़ना, इसमें तो आधार ऊपर की तरफ है, तो ऐसे प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? मोड़ देगा।
ऐसे ही मोड़ेगा, मतलब अवतल लेंस में प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। ठीक है, जैसे फैला इस अवतल लेंस को आप क्या कह देंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह देंगे, अपसारी लेंस। ठीक है, देखिए क्या है, ध्यान समझिए। हम सिंपल्स कहते हैं उत्तल और अवतल को हम अपसारी अभिसारी क्यों कहते हैं, इसको समझना है। पहले उत्तल समझिए, अवतल का भी समझाएं, फिर दोबारा समझाते हैं। जब उत्तल लेंस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, जैसे तोड़ोगे आप, जैसे इसको तोड़ोगे एक प्रिज्म की भांति ये व्यवहार करने लगेगा, प्रिज्म की तरह हो जाएगा। और ये प्रिज्म की एक खासियत होता है कि इस पर जितने प्रकाश किरण डालेंगे, जो भी प्रकाश किरण है उसको आधार की ओर मोड़ देगा। अब ये उत्तल लेंस जैसे देखेंगे, अभी फिगर बनाए थे उसमें देखिएगा, उत्तल लेंस में इसका आधार मुख्य अक्ष के तरफ है। ऊपर से देखेंगे तो भी, नीचे से भी देखेंगे तो भी, मतलब आधार ये नीचे वाला चौड़ा वाला पार्ट, ऐसे देखिए ये चौड़ा वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ है। अब ये प्रिज्म की भांति हो गया। जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रिज्म का काम है आधार की तरफ मोड़ना, ये भी छोटे छोटे टुकड़ा आधार की तरफ मोड़ेगा, और जब मोड़ेगा तो ये मुख्य अक्ष पर सारे प्रकाश किरणें एक जगह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसी कारण इसको हम अभिसारी कहते हैं। अब रही बात अवतल, तो अवतल का फिगर यहीं बना बनाया है। जब अवतल लेंस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो तो ये भी प्रिज्म की तरह हो जाता है। अब इसका खासियत है कि इसमें जो आधार है मुख्य अक्ष से दूर की तरफ है, देखिए नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ है। तो जैसे प्रकाश डालोगे, प्रिज्म का काम है आधार की तरफ मोड़ना, चाहे कोई भी हो वो अपना रूल पालन करेगा। ये क्या करेगा, ये आधार की ओर मुड़ेगा, जैसे मुड़ेगा ये मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगा, ऐसे दम फट जाएगा ककड़ी जैसा। जैसे फटेगा आपका प्रकाश, इससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जैसे ऐसे फैल कर जाएंगे प्रकाश। इसी कारण इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन था। एक बार और रिवाइज कराते हैं, उत्तल अवतल को हम क्यों अभिसारी अपसारी कहते हैं। मात्र 1 मिनट और समय दे दीजिए, 1 मिनट बस। देखिए क्या है, उत्तल लेंस को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, और उत्तल लेंस में जो आधार होंगे वो सब मुख्य अक्ष के तरफ ही हैं। तो जब उस पर प्रकाश डालते हैं तो सारे प्रकाश किरणों को आधार के तरफ मोड़ता है, तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। इस कारण इस उत्तल लेंस को अभिसारी कहता है। अवतल लेंस का बड़ा फिगर यहाँ आई है, अभी इसको तोड़ेंगे तो ये भी प्रिज्म की तरह हो जाएगा, और यह इसमें आधार जो है मुख्य अक्ष से दूर की तरफ है, मतलब इसमें प्रकाश किरणें जब डाली जाएंगी तो वो आधार की तरफ मोड़ेगा, और मोड़ेगा तो दूर फैल जाएगा। मतलब अवतल लेंस में प्रकाश एक जगह नहीं होता है, दूर होता है। इसी कारण टार्च वॉर्च में देखिएगा अक्सर जो है उत्तल लेंस का ही यूज किया जाता है, ताकि प्रकाश किरणों को एक जगह फोकस करे। ठीक है, टॉपिक देखिए क्या है, एकदम बेहतर टॉपिक है। ठीक, बेहतर टॉपिक में हम 3 मीडियम लेते हैं, एक 1 and 2 into 2 and 3 into 3 and 1 बराबर 1 हो। 2 मीडियम लिए थे, हवा और कांच लिए थे, तब अपवर्तनांक देखे थे कितना होगा। आज हम 3 मीडियम लेंगे, हवा लेंगे, कांच लेंगे और जल लेंगे, या हवा लेंगे, कांच लेंगे और डायमंड लेंगे। जल हटाकर उसके जगह पर डायमंड रखा जाता है, क्योंकि कांच के प्लेट में ही आप डायमंड रख सकते हो, न कि कांच के डायमंड के ऊपर कांच रखोगे। मीडियम बनाने में प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो सबसे पहले हवा को दी जाएगी, एयर को। तब आप वाटर लो, या वाटर हटाकर वहां तेल ले सकते हो, तेल हटाकर वहां दूध ले सकते हो, दूध हटाकर वहां डायमंड रख सकते हो, और उसके नीचे कांच, क्योंकि कांचे के ऊपर आप पानी रखोगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। पहले मीडियम देखते हैं, 1 2 3, ये 3 मीडियम देखते हैं, फिर लास्ट में हम पुट कर देंगे हवा है, फिर जल है, फिर हमारा कांच है। तो 3 मीडियम लेते हैं। हम एक सेटिंग बता देते हैं, सिंपल से सेटिंग होता है, आपका एकदम कोई चीज इसमें देखना नहीं है। यह सेटिंग में यही है कि सबसे पहले हवा, फिर जल या तेल या डायमंड लेना है। 3 गो में से विकल्प में कोई एक लेना है, फिर उसके बाद से आपको कांच लेना है। तो 3 मीडियम लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से हम एक फिगर प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे मतलब फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 मीडियम हम बना दिए हैं। एक हमारा ये वाटर ले लेंगे, या इसके जगह पर डायमंड ले लेंगे, और तब देखेंगे हमारा प्रकाश का अपवर्तन कितना होता है, कैसे होता है। और ये हमारा कांच हो गया। ठीक है, एकदम बेहतरीन है। सबसे पहले ये पहला मीडियम हो गया, तो पहला हमारा वायु होता है कभी भी। दूसरा माध्यम जो होता है वो कभी भी जल होगा, या जल के जगह पे आप तेल ले सकते हैं।
तेल की जगह पे आप डायमंड ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। और आपका ये थर्ड जो मीडियम है ये आपका जो हो जाएगा ग्लास, मतलब कांच। ग्लास का मतलब ये नहीं हुआ पानी पीने वाला ग्लास, क्योंकि देहात में हम लोग ग्लास बोलते हैं, ठीक है, पानी पीने वाले बर्तन को, ठीक है। तो ये 3 मीडियम ले लिया और फर्स्ट मीडियम हमारा फिर हो जाएगा वायु है, ये हमारा ये हो जाता है, क्योंकि कांच के नीचे भी हमारा क्या होगा तो वायु होगा। ये हमारा 3 मीडियम हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रकाश किरणों को हम सबसे पहले लाएंगे, ऐसे लाएं, देखिए आया तो यहाँ अपवर्तन का रूल लागू होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वह आई बनेगा, यहाँ जो बनेगा आर बनेगा। फिर यहाँ अपवर्तन होगा ही, सोली है ऐसे, अपवर्तन होगा तो फिर यहाँ अविलंब की ओर झुकेगा ऐसे। तो यहाँ आर बना है तो आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर ए लिखेंगे, मगर अपवर्तन तो आर होता है तो यहाँ पे भी आर, तो यहाँ हम आर डैश लिखेंगे, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ अपवर्तन का रूल लागू होगा, सघन से विरल जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। ये प्रकाश किरणें ऐसे ही जाएंगी, पक्का है, ठीक है। यहाँ पे आर डैश है तो यहाँ भी आर डैश, मगर यहाँ पे फिर फर्स्ट मीडियम आ गया तो यहाँ आपका आपतन कोण आई हो जाएगा। यह हो गया। अब नाम रखिए ओ, ए, बी, सी और डी, इन मीडियमों से ये बाहर निकल गई, ठीक है। अब देखिए क्या करना आपको, कुछ नहीं, बस स्नेल का नियम लागू करिए। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखेंगे तो पहले से दूसरे में जा रहा है, पहले से किस में जा रहा है प्रकाश, दूसरे में। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से पहले माध्यम के क्या चीज, तो सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो 1 and 2, हम सिंपल सा 1 and 2, ये क्या हो जाएगा, तो स्नेल के नियम से n बराबर होता है साइन आई बाई आर। साइन आर मतलब पहले में आपतन कोण कितना है, इसका साइन ले लीजिए, जया ले लीजिए, और दूसरे में अपवर्तन कोण कितना है, इसका जया ले लीजिए, दोनों का अनुपात कर दीजिए, वह अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो स्नेल का नियम पीछे हम पढ़ा चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन में, और उसमें यही बताए थे कि कोई 2 मीडियम लेते हैं तो उनमें कोई एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया परस्पर क्या होती हैं, तो समानुपाती होती है। तो 1 and 2 बराबर क्या होगा, तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरे से जाए तीसरे में, क्योंकि इससे इसमें आए, अब इससे इसमें आइए, तो लिखेंगे इसी प्रकार, लैंग्वेज आप डाल लीजिएगा कि दूसरे अब किससे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में, या हम लिख ही दे रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसका, तो तीसरे माध्यम का क्या देखिए, तो अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, दूसरे से किस में जा रहे हैं, तो तीसरे में, तो 2 and 3 लिखेंगे। और ये साइन आई, आई के जगह पे दूसरे से तीसरे में, आई के जगह पे आपका आर है तो आर लिखेंगे, और साइन आर, आर के जगह पे आर डैश है तो साइन आर डैश लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लें, 2, ठीक है। अब लिखेंगे तथा सिमिलरली इसी प्रकार अब तीसरे से किस में जाएगा, पहले इससे इसमें आए, स्नेल का नियम लगाएं, इससे इसमें जाएंगे, फिर स्नेल का नियम, अब इससे इसमें जा रहे हैं तो लिखेंगे तथा इसी प्रकार अब क्या करेंगे, तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले, अब पहले में आ जाएंगे ना, पहले माध्यम का क्या देखना है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, तो पहले तीसरे से पहले में आ रहे हैं 3 and 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन आई बाई आर, तो साइन आई, आई के जगह पे आर डैश है, आर डैश लिखिए, और नीचे साइन आई, साइन आर, आर के जगह पे आई, यही क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई के फंक्शन में आया है ना उत्क्रमणिता में, 3 माध्यम लिए हैं तो मल्टीप्लाई करिए फटाफट फटाफट। तो लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से,
1 व 2 और 3 से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहला समीकरण में क्या है 1 and 2 है, दूसरे में क्या है 2 and 3 है, और तीसरे में क्या है तो 3 and 1 है। ये बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पक्ष का एक पक्ष में मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे पक्ष का दूसरे पक्ष में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब एक पक्ष वाला है LHS, अब RHS का कराइए तो हमारा हो जाएगा sin I बाई sin R, यह हमारा हो गया पहला समीकरण में। दूसरे में क्या है तो इंटू कर दीजिए साइन आपका R बट्टे साइन R डैश है, ठीक है, I इंटू साइन, उसके बाद से क्या है तो आपका R डैश बट्टे साइन क्या है तो I है। अब काटिए I से I, R से R, सॉरी I से I, इससे ये कट गया, R से R कट गया, R डैश से R डैश कट गया, बच गया कितना 1 1 1। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जगह इस फिगर को मिटाऊंगा तो फिर इसके आगे का समझाऊंगा, क्योंकि पहला माध्यम एयर लिए हैं तो ए लिखेंगे, दूसरा W वाटर लिए हैं तो W लिखेंगे, तीसरा ग्लास लिए हैं तो G लिखेंगे, ठीक है। हाय गर्मी, ठीक है, देखिए कितना गर्मी में पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ना पंखा है ना कूलर है ना AC है, हाय गरीबी, ये गरीबी है, ठीक है। देखिए क्या है, उसके बाद से यह हमारा टर्न हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहला हमारा वाई है, दूसरा क्या है आपका जल है, तीसरा ग्लास है, तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है। हम समझा देते हैं इसको। 3 मीडियम लिए हैं, हवा, जल और कांच। जल को हटाकर तेल ले सकते हैं, जल को हटाकर आप क्या ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं। और तब इसको आपको प्रूफ करना है कि 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 बराबर 1 होता है। कैसे होता है इसी का प्रूफ करना था। तो स्नेल का नियम लगाया हो, पहले से दूसरे में आए तो 1 and 2 लिखेंगे, और इसमें कोण आपतन I बना, अपवर्तन R बना, R लिख के। तो दूसरे से आप तीसरे में गए तो ऐसे ही लिखेंगे 2 and 3, तो साइन I अपन साइन R, तो R है I के जगह पे और R के जगह पे R डैश है, ये लिख दिए। तीसरे से फिर पहले में आएंगे तो साइन I के जगह पे R डैश है, देखिए यहाँ पे एंगल R डैश है, ये वाले में ये वाला आपका R डैश है, और साइन I के जगह पर साइन R के जगह पे I पुट कर दिए। तीनों समीकरणों को गुणा करा दिए, ये होगा कट पिट के आपका उधर एक बचा। अगर पहला माध्यम, दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम मान लेते हैं, क्या हो, पहला जल वायु हो, दूसरा जल हो और तीसरा हमारा क्या हो, कांच हो, तब क्या होगा तो लिखेंगे यदि पहला कामा दूसरा तथा तीसरा माध्यम क्रमशः क्या हो, तो पहला आपका जल ले लो, पहला हम वाई ले लें, कामा दूसरा जल ले लें, तथा तीसरा आपका क्या है, कांच हो, तो आपका उत्क्रमणता के सिद्धांत से अपवर्तनांक कितना हो जाएंगे, तो पहला क्या है, पहला वायु है तो A लिखेंगे, यन रहेगा। दूसरा क्या है तो जल है, वाटर लिखेंगे, फिर इंटू, फिर दूसरा तो वाटर, इंटू फिर तीसरा क्या है, ग्लास है, फिर चलिए तीसरा तो ग्लास, फिर यन, और फिर पहला एयर बराबर 1। इस बीच वाले को रोकिए, WNG बराबर इन दोनों को भेजिए, डिवाइड हो जाएगा 1/A/W इंटू G/A, इसको नीचे से ऊपर भेजिए तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, हाई ऊपर जाएगा तो A पहले हो जाएगा, ये G बाद में हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा A/W। अब इसी पे सवाल आपके आते हैं, चाहे आप IIT दो, नीट दो, चाहे कुछ का पेपर दो, बोर्ड का ही पेपर दो, कभी इसका प्रूफ नहीं आता है तो नहीं आता है। कभी भी आपका इस पे सवाल ही पूछे जाते हैं और कभी भी सवाल ही आएगा, बाकी इस पर कभी इसका डेरिवेशन आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। इसका प्रूफ से फार्मूला बस याद रखिएगा, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 बराबर 1 होता है। और पहला दूसरा तीसरा, कभी भी तीसरा कांच होगा, पहला हवा होगा। बीच में जो पुट करते हैं, या तो आप जल लीजिए, जल लीजिए, तेल लीजिए या डायमंड लीजिए, इन्हीं तीनों का नाम रखता है, बाकी उसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इसमें आ जाएगा। ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, बस दिया रहेगा, रखिए, सॉल्व करिए,
आंसर आ जाता। बहुत लाजवाब टर्म था, जो अगले टर्न पर इस पर हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, जो देखते हैं नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ऑन चलती है तो आगे जो कांच का लगा रहता है, जो मतलब कह सकते हैं ड्राइवर के पास जो आगे का फोल्डर लगा रहता है कांच का, वह जब टूट जाता है तो देखिएगा उसमें दरारें चमकती हैं। कभी पानी में आप पेंसिल डाल कर देखे हैं? कभी भी देखिएगा वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। हीरा देखें, कभी देखें हीरा? हीरा देखिएगा हमेशा चमकता, नहीं देखे होंगे, फिल्मों में ज़रूर दिखाया गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा हीरा हमेशा चमकता है। आखिर में क्यों? पानी में पेंसिल रखे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया, क्यों? ठीक है, और देखिए कभी आप कभी सोचें कालिख लगा कोई वस्तु है तो वो चमकता है, आखिर में क्यों? इसका कारण क्या है? इसके बारे में कभी सोचे हैं आखिर में होता क्या है? ये सारी घटनाएं होता किसके कारण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। अभी देखिएगा जब भी आप गाड़ी उड़ी चलाएंगे, कभी कोई पत्थर फेंक देता, आगे की जो कांच होता है देखिएगा उसमें दरारें पड़ जाती है, और जब दरारें को देखेंगे, दरार को, तो देखिएगा उसमें जो है चमक दिखेगी बिना प्रकाश के। तो आखिर में वो चमक आती किससे है? तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आती है। तो आखिर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? इसके बारे में जानना एकदम अनिवार्य है, मगर इसको जानने से पहले आपको क्रांति कोण के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसका हम 2 वीडियो बनाए, इस पे 2 टॉपिक इस पे बनाए हैं, कल भी डाले हैं और उससे पहले भी हमने डाला है इस पे वीडियो। 2 वीडियो इस पे डाले थे, फुल कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर समझाए थे। आज थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ठीक है, इस क्रिटिकल एंगल से ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे। क्रिटिकल एंगल में हम कहते हैं, सीधी सी बात है कि हम इस प्रकाश को कभी भी हम सघन से विरल में ले जाते हैं। सघन बोले तो कांच से, और किस में ले जाएंगे? वायु में ले जाएंगे। कभी भी, चाहे आप नीचे से ऊपर ले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांच से ही प्रकाश को ले चलना है। ठीक है, तो जब आप कांच से प्रकाश किरणों को विरल में ले चलोगे तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे आपतन कोण I बनता है और अपवर्तन कोण R। तो ये वाला जो एंगल है ये बड़ा होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये छोटा एंगल होगा, माने छोटा सा बनेगा। मगर और थोड़ा से और बढ़ाइए, थोड़ा से, मतलब इस एंगल को आप थोड़े से और बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे लाइए ऐसे, तो ये प्रकाश जो है जो ऐसे होकर जा रहा था, मतलब हम आपतन कोण का मान थोड़ा से और बढ़ाते हैं तो प्रकाश जो है, जो अपवर्तन कोण है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसमें एंगल कितना बन जाएगा? 90। तो इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप पढ़े हो कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, मतलब I को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। कब? जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो। क्रांतिक कोण की परिभाषा हम क्या देते हैं? 10 सेकंड लगेगा। हम कहते हैं क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। मतलब क्या किए हैं, अभी हम चलेंगे इस पर, इसको जानना जरूरी है, तभी इसको जानेंगे। प्रकाश किरणों को सघन से विरल में ले चलना है। जब सघन से विरल में ले जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। अगर इस कंडीशन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होता है, मतलब अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा और आपतन कोण का मान छोटा होगा। अगर और थोड़ा सा बढ़ाएं तो ही और बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जिसके लिए जो आपतन कोण है, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में I को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और n बराबर फार्मूला पढ़े होंगे 1/sin। मगर अब देखिए थोड़ा सा इसमें, अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें अंतर कर देना है। मतलब अब आपको प्रकाश किरण में जो ले जा रहे थे ऐसे, तो अगर हम जैसे आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, तो क्रांतिक कोण हो जाता है। अगर हम आपतन कोण का मान और बड़ा कर दीजिए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दीजिए, मतलब I का मान C से अधिक हो जाए, तो प्रकाश जो है इस समय जइबे नहीं करेगा, मतलब विरल माध्यम में सफा नहीं जाएगा। संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है।
बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मतलब आप प्रकाश किरण जब ले जाते हैं सघन से विरल में तो अविलंब से दूर रहता है, थोड़ा थोड़ा मान बढ़ाते जाइए। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसके लिए आई के साथ जो आर बनेगा आर का मान 90 अंश हो जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। बस इसी कंडीशन में जो आपतन कोण है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर बाय द वे हम इसका मान और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे तो ये प्रकाश इस हवा में मतलब विरल में सफा जेबे नहीं करेगा, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। तो बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इसी कारण जो है कांच में पड़ी दरारें जो होती है चमकीली दिखाई देती हैं। इसी के कारण यही घटना जो है अगर पानी है उसमें आप पेन से रखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगी, ठीक है। और तो और अगर हीरा देखते हैं, हीरा डायमंड ले लीजिए तो वह चमकते हुए आपको दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। इसी कारण तो चलते हैं इसका फिगर बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं, थ्योरम। आखिर में होता क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए क्या 3 फिगर इसमें प्लाट करना, मतलब 3 फिगर आपको बनाना है। बिना 3 फिगर बनाए इसका थ्योरम पढ़वे न करिएगा, ये 3 फिगर पढ़ना आपको। यह आपका कांच हो गया, ठीक है। ये आपका कभी भी सेकंड मीडियम होगा कांच, और फर्स्ट मीडियम कभी भी होगा आपका वायु, पहला होगा वायु, ठीक है, वायु हो गया। और फिर यहाँ से ये पहला ही हो जाएगा आपका वायु। तो इसमें हमको करना क्या है, प्रकाश किरण को सघन से विरल में ले चलना है, इस से। तो जैसे ले जाएंगे अभिलंब से ये दूर हटेगा, ऐसे प्रकाश जाएगा, ऐसे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण, और मामूली सा इसका भाग जो है परावर्तित होगा, थोड़ा सा भाग परावर्तित होता। अगला फिगर देखिए दूसरा, अगर हम थोड़ा से और बढ़ा दें इसका मान थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जो है आपतन कोण का मान थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएं, ऐसे कर दें, मतलब इससे थोड़ा सा डाउन कर दें। तो जैसे ही हम डाउन करेंगे, जैसे ही हम डाउन ऐसे आए तो ये थोड़ा से भाग तो परावर्तित होगा ही, मगर जो यहाँ से ऐसे अविलंब से दूर हो रहा था इसको अगर इसका मान बढ़ाएंगे इस कंडीशन में, यहाँ देखिए फर्स्ट फिगर में जो आई है वह छोटा है किससे, आर से, फर्स्ट वाले फिगर में। मगर अगर इसका मान बढ़ा रहे हैं, जैसे ये छोटा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, थोड़ा से और बढ़ाए तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसमें जो अपवर्तन कोण आर है ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो इस कंडीशन में इसी को हम सी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यह हमारा सेकंड नंबर फिगर है। मतलब इस कंडीशन में आई किसके बराबर हो जाता है, सी के। 2 फिगर हो गया। ये भी यही चीज़ है, कांचे हैं, इधर आपका वाई है, फर्स्ट हो गया, कांच के लिए सिंबल बना दीजिए ऐसे। अब देखिए तीसरा फिगर देखिए, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और अधिक कर दें, एक शर्त था ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए तो क्रांतिक हो गया। इस कंडीशन में अपवर्तन 90 हो गया। अब आप एक काम करिए, थोड़ा से और बढ़ा दीजिए इसका मान थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही बढ़ाएंगे जो प्रकाश किरण जो है ऐसे और थोड़ा से बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है आई, उसका मान जो है बड़ा कर दीजिए सी से, माने आई का मान अधिक हो क्रांतिक कोण से। तो जो प्रकाश थोड़ा बहुत सघन माध्यम में जा रहता है, वो थोड़ा विरल में जा रहता है, वह सफा नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, और संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगा, ठीक है। बस इसी घटना को, ये थर्ड वाले फिगर है, ठीक है, इस कंडीशन में आई जो है बड़ा होगा सी से। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका कांच है, ये आपका कांच हो गया और ये आपका वायु हो गया, ठीक है। देखिए क्या है, हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे हम इसकी परिभाषा देंगे, ध्यान से पढ़िए, समझिए। समय देंगे तो बेहतर पढ़ाई होगी, समय नहीं देंगे तो बेहतर पढ़ाई नहीं होगी। हम कहते क्या हैं, यदि हम यहाँ से चालू करते हैं, यदि किसका, तो आपतन कोण का मान, मतलब आई का, यदि आपतन कोण का क्या लेना है, मान, मतलब जो वैल्यू है,
30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, जो भी बने। तो यदि आपतन कोण का मान हम किससे बड़ा कर दें तो क्रांति कोण से, क्रांति कोण से थोड़ा सा हम क्या कर दें, अधिक कर दें, थोड़ा सा अधिक कर दें तो मतलब यदि आपतन कोण का मान आप क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो जो प्रकाश है, प्रकाश ये विरल माध्यम में, विरल मतलब हवा में, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है। संपूर्ण जो प्रकाश है किस में है तो सघन माध्यम में, मतलब कांच में ही, सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। बस इस घटना को ही क्या कहते हैं तो पूर्ण, यहाँ लिख दे रहे हैं हम आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हो गई परिभाषा, हो गई। देखिए क्या है, अगर हम आपतन कोण मतलब आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो जैसे करेंगे प्रकाश इस हवा में मतलब विरल माध्यम में जइबे नहीं करेगा, बल्कि जितना प्रकाश है वह सघन माध्यम में ही लौट आएगा। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए क्या है। यदि आप आपतन कोण का मान किससे बड़ा कर दीजिए तो क्रांतिक कोण से, मतलब थोड़ा से अधिक कर दीजिए, मतलब बड़ा ही कर दीजिए, तो जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश है वह विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा, मतलब उसी में आएगा, उसी में वापस चला जाएगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरा चमकता है तो हीरा में अगर एक प्रकाश की किरण थोड़ी सी भी पड़ गई तो पूरा जगमगा जाएगा और वह बाहर जाने ही नहीं देगा, संपूर्ण प्रकाश को अपने अंदर बार बार रिफ्लेक्शन करके थोड़ी सी प्रकाश पर लगेगा, उसमें बल्ब जल लगेगा, एकदम जगमगा आ जाएगा। ठीक है, वही उसमें घटनाएं घटती हैं। एक बार और समझिए क्या इसमें लिखे हैं, क्या पढ़े हैं। देखिए क्या है, अगर आप सघन से विरल में ले जाते हो तो अभिलंब से दूर हटती है। इस कंडीशन में आर का मान आई से बड़ा होता है। अब थोड़ा सा मान आई का बढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा और इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर इसका मान और थोड़ा बड़ा करिए, आई का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक करिए, तो प्रकाश जो है हमें जइबे नहीं करेगा तो 90, 30, 40 बनेबे नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आएगा। बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं और इसी कारण हीरा चमकता है। कांच में पड़ी दरारें इसी कारण जो है चमकीला दिखाई देती है। पेंसिल हो गया, पेन हो गया या कोई डंडा पानी में डालेंगे तो वह टेढ़ी दिखाई देगी, इसी के कारण दिखाई देती है। ठीक है, बाकी अगले टर्न नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। क्रांतिक कोण के बारे में कल इसका परिभाषा पढ़ाए थे, थोड़ा सा इसका खाली फार्मूला बाकी है कि आखिर में क्रांतिक कोण का फार्मूला जो n बराबर 1/sin आ रहा था वह कहाँ से आ रहा था। देखिए पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम कल इसकी परिभाषा और फार्मूला पढ़ा दिया था। बस इसके बारे में इसका फार्मूला क्यों n बराबर 1/sin आ रहा है। ठीक है, इस पे सवाल कल बता देंगे एग्जाम्पल में। देखिए ये मान लीजिए हम एक कांच का हम गुटका लेते हैं पारदर्शी, ये हमारा कांच हो गया। तो कांच हो गया तो ये कांच कौन सा माध्यम होगा तो कभी भी सघन होगा। सघन का मतलब होता है कोण जो है बहुत पास पास हो तो उसको सघन कहते हैं। और क्रांतिक कोण की परिभाषा में या क्रांतिक कोण कब बनता है जब आप प्रकाश किरणों को कांच से वायु में ले चलो, मतलब आप कांच से वायु का मतलब हुआ विरल माध्यम में ले चलो। किस मीडियम में ले चलना है तो विरल, विरल मतलब वायु, क्योंकि वायु में कण बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल समझिए।
सिंपल सा बात है। जैसे हवा देख लीजिए, कण कितने दूर दूर हैं, बहुत हैं। कांच में ऐसे हाथ लहरा लेंगे, नहीं लहरा पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। अब रही बात कि इस समय प्रकाश किरणों को अगर हम वायु से लाते हैं, इसके ऊपर भी तो वायु होगा, अगर हम वायु से लाते हैं तो ये इसमें जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मगर वही अगर कांच से हम वायु में ले चलते हैं, मतलब सघन से हम विरल में ले जाते हैं, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लाएं, यह हमारा अभिलंब हो गया, यह हमारा प्रकाश किरण हो गया। और जब हवा में लाएंगे तो इस कंडीशन में है दूरी बना लेगा, जाना चाहिए सीधे मगर दूर हो जाएगा। मगर वही अगर हवा से लाते हैं इसमें तो इधर के तरफ होता है। यहाँ जो एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, यहाँ आर, मतलब एक को इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसका मान थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, जैसे ही बढ़ाएंगे इसमें अंतर आ जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का हो जाएगा कुछ। जैसे ये आपका अभिलंब हो गया, थोड़ा से बढ़ाइए इसको, ऐसे करिए। तो जैसे करेंगे आई का मान, जैसे यहाँ पर देखिए आर का मान आई से अधिक होता है। कल खूब डिटेल से लमसम में 20 मिनट का वीडियो बनाए थे उसमें, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से बताए थे। जैसे आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सघन से विरल में ला जाओगे तो अभिलंब से दूर हटता है। ये किसके नियम से? तो आपका जो है अपवर्तन के नियम से या अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। उसका थ्योरम भी यही कहता है कि सघन से विरल में ले जाते हैं तो अभिलंब से दूर हो जाता है, मगर विरल से सघन में लाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब रही बात इसका, अब ये काम एक चीज़ है कि अगर हम सघन में ये आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, मतलब आई का मान थोड़ा से और बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में जेबे नहीं करेगा। उस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे चला जाएगा। तो अब इसमें जो अपवर्तन कोण आर बनेगा वह 90 अंश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आई को ही हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सी। ये हमारा हो गया कांच और ये हमारा हो गया वायु। कभी भी याद रखिएगा, पहला मीडियम कभी भी वायु होगा और दूसरा कभी भी कांच होगा। इसका स्थान होता है। अब जूते को सिर पर तो रख नहीं सकते हैं, जूते को अलमारी में रख नहीं सकते हैं, जूते का स्थान नीचे ही होता है, ठीक है। हैंगर में कभी जूते टांग नहीं सकते हैं। अब मॉडर्न ज़माना है तो उसमें रख सकते हैं लोग, ठीक है। जूते को सिर पर भी रख लेते हैं लोग, ठीक है, मगर जूते का जहाँ स्थान होता है वहीं होना चाहिए, चप्पल का जहाँ स्थान है वहीं होना चाहिए, सैंडल का जहाँ स्थान है वहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए नीचे का बनियान पहनते हैं हम लोग, अब ऊपर नहीं ना पहनेंगे, जहाँ जिसका स्थान होता है वहीं होता है। तो सेम वही काम है ये। वायु कभी भी क्या होगा तो वो पहला ही रहेगा, चाहे वो आप नीचे दिखाओ चाहे ऊपर दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वायु कभी भी फर्स्ट मीडियम होगा और कांच हमारा कभी भी सेकेंड मीडियम होगा, ठीक है। यह हमारा सेकेंड हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम नीचे से भी ऊपर बना सकते थे, इधर से ले जा सकते थे। अब देखिए क्या है, हमारा आज फार्मूला पढ़ना है। थ्योरम पढ़ा दिए थे कि क्रांति कोण जो है इस सघन माध्यम में बना वह आई बोले तो आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। बस हो गई, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, आपतन कोण को ही। अब हम लिखेंगे इसमें स्नेल के नियम से। किसके नियम से? तो स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आपका क्या होता है? तो दूसरे से पहले में प्रकाश आ रहा है ना, दूसरे मतलब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2n1, 2n1, 1n2 नहीं लिखेंगे, 2n1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रहा है। तो 2n1 स्नेल के नियम से होता है कि n बराबर, सेकेंड ला यही कहता है कि एकवर्णीय प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया है, मतलब साइन जो आई है और साइन आर, ये दोनों परस्पर समानुपाती होता है, उसी को बनाते हैं। तो n बराबर साइन आई बाई साइन आर मिलता है। स्नेल के सेकेंड लॉ होता है। अब इसको करेक्शन करिए, 2n1 रहेगा। देखिए साइन आई के जगह पे इसमें क्या है? तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण है, हम सी कर देंगे। और आर का मान कितना है? तो 90 डिग्री है। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा फिगर हो जाएगा, इसके नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमारा 2n1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2n1। अब देखिए साइन सी रहेगा, ठीक है, और नीचे ये साइन 90 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है।
खत्म बवाल। आपका 2n1 बराबर क्या हुआ, साइन सी हो गया। बस यही चीज़ है। अब आप कहेंगे कल तो n बराबर 1/sin c लिखे थे, तो थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा और बढ़ाइए। लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। जब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से देखेंगे तो आपका क्या होता है, यहाँ हम नोट कर रहे हैं। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यही होता है कि अगर 1 and 2 है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2n1, ठीक है। अगर यही इसको यहाँ भेजें, जैसे होता क्या है कि 1 and 2 है तो इसको अगर उल्टा देखेंगे, मतलब व्युत्क्रम देखेंगे, तो 2 पहले आ जाएगा 2 और 1 बाद में हो जाएगा। अगर इसको यहाँ भेजें तो ये यहाँ चला जाएगा। तो हमारा अगर 2n1 देखें तो ये वाला जैसे इसको पलटेंगे तो इसके भी बट्टे डिवाइड 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 1, ये 1 and 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 and 2, ठीक है। मतलब 2n1 के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 1/1 and 2 पुट करिए। तो अतः अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो 1/1 and 2 हो जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या है, तो आपका साइन सी है। पलटी मारिए इसको, तो पलटी मारेंगे तो 1 and 2 बराबर, हाई इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 न है, भेजेंगे तो 1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, साइन सी, ठीक है। यहाँ देखिए आ रहा है, ये आया है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, 1 and 2 बराबर क्या आया, 1/sin c। इसी 1 and 2 को हम क्या कहते हैं, यन कहते हैं। तो यन बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 1/sin c, ठीक है। जहाँ आपका यन क्या है तो यही अपवर्तनांक होता है। यन को हम क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। सी क्या है, तो यही क्रांतिक कोण होता है, क्रांति। एक बार और इसको समझा देते हैं, कुछ समय और देना है, देखिए कैसे हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या है, तो आपतन कोण को ही कहते हैं जब इसके साथ संगत जो अपवर्तन कोण है 190 डिग्री हो जाए, तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एकदम बेहतरीन सिलेबस बताएं, इसका बेहतरीन जो है थ्योरम बताएं, एकदम सिलेक्टिवाइड। अब इसमें हमें फार्मूला निकालना था कि n बराबर 1/sin c होता कैसे। स्नेल के नियम लगाएंगे और प्रकाश किससे जा रहा है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, 2n1 बराबर क्या होगा, तो साइन स्नेल का रूल यही कहता है कि साइन i/sin r होता है, n बराबर। तो यहाँ से दूसरे से पहले में जा रहा है तो 2n1 हो जाएगा, साइन i के जगह पर हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण हो जाएगा, और साइन r के जगह पर हमारा 90 अंश बन रहा है तो 90 डिग्री रख देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 2n1 बराबर साइन सी रहेगा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा 2n1 बराबर क्या मिलेगा, तो साइन सी मिलेगा। अब लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमारा क्या होता है, तो 1 and 2 बराबर होता है 1/2n1। इसको अगर पलटी मारते हैं तो ये भी पलटी हो जाए। पलटी का मतलब नीचे का हर को अंश में बदल देते हैं, अंश को हर में बदल देते हैं। या तो इसको यहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 1 and 2 × 2n1 बराबर 1 होता है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। फिर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको भेज देते हैं, डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 2n1 बराबर हमारा होता है 1 and 2। इतने के जगह पे आपको रखना है, तो अतः करके यहाँ पुट करिए तो आप लिखेंगे 1/1 and 2 बराबर साइन सी। इसके बट्टे मान लीजिए एक है, पलटी मार दीजिए इसको नीचे से ऊपर, तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, 1 and 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1/sin c, ठीक है। अब देखिए 1 and 2 को ही हम यन लिखते हैं, और सापेक्ष 1 and 2 का मतलब बताता है ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपका यन बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा, ठीक है। यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन टर्म था, ठीक है। और ये बोर्ड में इस पे सवाल भी आते हैं। जिस इससे पहले लेंस वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। कुछ दिन पहले मैं क्रांतिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण की परिभाषा बताए थे, और बोले थे कि इस पे जरूर सवाल बताएंगे। जो आज लेकर हम आए हैं 3 सवाल इस पर क्रांतिक कोण पर, और ये 3 ही जो है कोई ना कोई इन तीनों में से सवाल आएगा। मान लीजिए 45 दिया, 30 देगा तो भी ऐसे ही लगाएंगे, 60 अंश देगा तो भी ऐसे ही लगाएंगे। और याद रखिए इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, पूरे भविष्य इसके
उसके लिए एकदम निःशुल्क पढ़ाई है हमारे चैनल पे फिजिक्स 0 2.0 एम में आप सभी का स्वागत है और यही हमारे चैनल का नाम भी है। ठीक है, बच्चों से बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन बच्चों से बताइए जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग, जहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं है, ऑनलाइन की व्यवस्था है और लोग कहते हैं मेरे हवेली पे आ जाओ या ये ऐप खरीदो, इतना पैसा लगता है उतना पैसा लगता है। कुछ नहीं है यार, जैसे क्लास में पढ़ाई जाती है ऐसे ये भी चीज़ें है, वीडियो बनाओ डाल दो, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो आप उन बच्चों से बताइए जो ऐप खरीद कर पढ़ रहे हैं, मैं तो बिना ऐप का ही पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ना है तो ज़रूर मेरा भी सहयोग करिए, उन लोग का भी सहयोग करिए, ये आप लोग से विनती है, ताकि कुछ बच्चे हैं जो परेशान हैं या जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको थोड़ा सा प्रेरित करिए। ठीक है, चलते हैं आज का हम टॉपिक देखते हैं, कैसे इन सब टॉपिकों को हमें सॉल्व करना है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तनांक दिया है, क्रांतिक कोण पूछ रहा है। क्रांतिक कोण की परिभाषा हम रिवाइज करा देते हैं 10 सेकंड में। इसकी परिभाषा क्या कहेगा, सिंपल सी बात है कि आप प्रकाश किरणों को सघन से विरल में ले जाते हो तो अभिलंब से दूर हो जाता है। उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है आपतन कोण से। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते हो तो अपवर्तन कोण का मान और भी बढ़ता जाता है और एक कंडीशन ऐसा आता है जिसके लिए आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। तो इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आसान शब्दों में कहते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, यही इसकी परिभाषा होता है। अब आपको इस पे हमें सवाल पढ़ाना है। ये थ्योरम पढ़ा चुका है, पीछे वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखिए या हमारे चैनल में जाइए, वीडियो में देख लीजिए, स्किप कर करके हेडिंग बाय हेडिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो हमें इस पे सवाल कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में, ऐसे 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 करके इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है एक माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को पहली बात याद रखिए, हम यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यन से। इसका मान 2.0 लिखे या 2 लिखे, बात एक ही चीज है। मतलब अपवर्तनांक दिया हमारा 2 है और पूछ रहा है इसका क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए सी। हम सिंपल सी बात है, देखिए इसमें चौंकने वाली कोई बातें नहीं है। कह रहा है एक माध्यम है, उसका अपवर्तनांक 2.0 है और इसका क्रांतिक कोण पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध रिलेशन क्या होता है, तो यन बराबर हमारा होता है 1/sin। कुछ भी नहीं करना है, काम तमाम कर दीजिए। आपको चाहिए क्या? सी, तो कुछ नहीं करना है, यन का मान यहाँ पुट करिए 2.0 या 2 लिखिए और यहाँ पे क्या है 1/sin है। ठीक है, इसको भेजिए तो 2.0 लिखो या ना लिखो, यहाँ हो जाएगा गुणे में sin, अब बराबर कितना 1। ये मल्टीप्लाई मतलब गुणा है, भेजिए उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा sin बराबर 1/2। अच्छा बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है? एकदम नॉर्मली सा देखिए क्या है, sin, ये साइन में होता है sin 30 अंश का मान। ठीक है, कट गया आपका आंसर, सी बराबर कितना हो गया 30 अंश। देखिए आंसर हो गया, आंसर हो गई है ना झकास। बहुत आसान तरीके से देखिए क्या है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। कह रहा है एक माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 2.0 है। अपवर्तनांक कितना है? तो 2.0 है। फिर देखिए कह रहा है एक माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 2.0 है। देखिए अपवर्तनांक को यन से लिखे 2.0 या 2 का है, उससे घबराइए मत, 2.00 का है, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 ही। और कह रहा है इसका क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल ज्ञात करना है, सी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं यन बराबर 1/sin होता है, यन के जगह पर 2.0 लिखे हैं, 1/sin रहेगा, इसको भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आराम से अस्थायी स्टेप सॉल्व किए। यह मल्टीप्लाई है, इसको भेजिए क्योंकि इसका मान निकालना है सी का, भेजेंगे ये डिवाइड हो गया। अब एक बार हाई, फिर ये स्टेप लिखे ही हैं। अब 1/2 कितना का होता है? तो sin 30 अंश का होता है। sin 30 रखिए, साइन से साइन कट गया, सी बराबर 30 अंश, आंसर हो गया। क्रांतिक कोण का मान 30 अंश आ गया, है ना एकदम झकास झकास तरीके से सॉल्व कर दिए। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, मतलब यन दे दिया है 4/3। आगे कह रहा है जल का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए 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 कितना आसान है। कह रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कह रहा है जल का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, मतलब क्रिटिकल एंगल। सेम सवाल, सेम वही काम, सेम नचनिया वाला काम है, ये है वही काम है। जैसे यहाँ नाचे वैसे वहाँ नाचना है। ठीक है, इसको नचा देना है, नचनिया वाला काम नाचना नहीं है, नचा देना है इसको। ठीक है, नाच बसंती नाच, नचा दीजिए। देखिए हम चूंकि जानते हैं यन बराबर क्या होता है, तो 1/sin होता है।
ना चाहिए बसंती को। रखिए यन का मान कितना है तो 4/3 है, बराबर 1/sin c रहेगा। हमें sin c चाहिए, c चाहिए, अभी निकला नहीं है, इसको भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए क्योंकि बट्टे के बट्टे है, ठीक है। इससे 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 वज्र गुणनखंड करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल बात रखिए। इससे इसमें गुणा कराइए तो 4sin c हो जाएगा, बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे 3, तो sin c बराबर हो जाएगा 3/4। अच्छा भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ दिया है सवाल में, ये भाग देंगे तो आपका 0.74 आएगा, 74 नहीं 75 है, इतना आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, 0.75 मतलब 0.75 जहाँ रहेगा वहाँ साइन 48.36 मिनट है, 36 मिनट पढ़ते हैं, 48 डिग्री और 36 मिनट का एंगल बनेगा साइन में। मतलब जहाँ 0.75 रहेगा उतना का मान इतना होता है साइन में, ठीक है। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 अंश, 1 अंश इसमें जुड़ जाएगा तो 49 हो जाएगा। मगर ये 60 अंश तो है नहीं, 60 मिनट तो है नहीं, 36 मिनट है, तो अभी उसमें जुड़ेगा नहीं, तो ऐसे लिखिए। मतलब आपका साइन सी रहेगा, इधर इतने का जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इतने का जगह पर हम इतना है। सवाल में हिंट कर दिया है, मगर वही आप पॉलिटेक्निक दोगे, IIT का फॉर्म डालोगे, IIT का पेपर दोगे, उस समय कभी भी ये सब वैल्यू नहीं देगा, आपको याद करना है, करना ही पड़ेगा। वैल्यू पुट करिए तो क्या लिखेंगे यही साइन, और बाकी वह है 48 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। काट दीजिए, सी बराबर हो गया 48 डिग्री और 36 मिनट, हो गया, आंसर हो गई। दोनों का पहले देखिए, एक बार और रिवाइज कराते हैं, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है एक माध्यम का अपवर्तनांक 2.0 है, हो गया। कह रहा है इसका क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फार्मूला हमारा n बराबर 1/sin c हो गया। n का मान, n के जगह पर कितना रखेंगे, 2 या 2.0 sin c रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर बच गया एक। sin c चाहिए, भेज दीजिए, डिवाइड हो गया, 1/2 हो गया। अब साइन से साइन कट गया, आपका c बराबर हो गया कितना, 30 अंश, क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है साइन में, तो साइन 30 अंश का होता है। साइन से साइन कट गया, c का मान हो गया 30 अंश, हो गई आंसर। एकदम झकास है, एकदम झकास है। अब अगला चलिए, कह रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, हो गई अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, c पूछ रहा है। n बराबर हम जानते हैं 1/sin c होता है। n के जगह पर रखिए 4/3, यहाँ रख दिए, बाकी है। इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो इससे गुणा कराएंगे तो 4sin c, इससे गुणा कराएंगे 3sin c चाहिए, भेज दीजिए, डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 0.75 हो जाएगा। और साइन में कितने अंश का होता है, तो 48 डिग्री 36 मिनट का होता है। साइन से साइन कट जाएगा, c का मान आ गया। देखिए है ना झकास, वास्तव में है झकास। अब अगला एक टर्न, एक क्वेश्चन और पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक सवाल और है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी एंगल दिया और अपवर्तनांक पूछ रहा है। कह रहा है y के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। मतलब थर्ड नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल एंगल दे दिया आपका 45 डिग्री, एकदम झकास, फटाफट सॉल्व करिए। कह रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, n पूछ रहा है। लई दनादन इसको सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है ना कि y के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 45 मतलब 45 अंश का कोण बना रहा है। और कह रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, n पूछ रहा है। तो n बराबर हम जानते हैं 1/sin c। लई दनादन लगाइए तो 1/sin c के जगह पर 45 अंश। अच्छा ये बताइए, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, भेज दीजिए। 1/1/√2 है डिवाइड, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा √2, ठीक है। √2 का मतलब 1.41, आंसर हो गया। है तो नहीं लिखिए, चाहे उतना लिखिए, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्या था, कह रहा है ना कि y के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल 45 है, अपवर्तनांक याद कीजिए। आराम नॉर्मल सा 2-3 नंबर का आता है, मगर ये भी नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़े नहीं रहेंगे तो ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। n पूछ रहा था तो n बराबर हमारा 1/sin c होता है, 1 रहेगा नीचे साइन, c के जगह पर 45 रख लीजिए। 45 का मान 1/√2 होता है, √2 ऊपर चला जाएगा, हो गया आंसर।
आज हम लोग को पढ़ना है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। आखिर में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में रिलेशन क्या होता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो हर साल कंपटीशन बोले तो IIT नीट हो गया या बोर्ड हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इनमें हर साल इस पे सवाल जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ना है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। याद रखिए प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये ओनली वन स्पेस या हवा के लिए ही लागू होता है। अगर कांच में जाते हैं, जल में जाते हैं तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में जो डाली जा रही है कि प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। मतलब 8 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में प्रकाश की जो चाल होता है वह जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ की दूरी तय करेगी। मगर ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कहाँ लागू होता है तो ओनली वन स्पेस, मतलब खाली जगह जिसको हम अंतरिक्ष कह सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं, बस वहाँ के लिए लागू होता है और वायु के लिए लागू होता है। न कि ये जो रूल है लागू होगा, न ही ये कांच में लागू होगा, न ही ये हीरा में लागू होगा, न ही अगर कोई तेल लेते हैं उसमें ये लागू होगा, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, तो आज इसी जो अपवर्तनांक है और जो चाल है इसी में हमें रिलेशन निकालना कि आखिर में रिलेशन होता क्या है। एक लाइन पहले समझिए, प्रकाश को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले चलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रकाश की चाल में कितना गैपिंग हो रहा है, क्या अंतर आ रहा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो उसमें अपवर्तनांक मिलेगा। ये अपवर्तनांक क्या होगा तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल देख लीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए, वही क्या होगा किसके बराबर तो अपवर्तनांक के बराबर होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका थ्योरम लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या देखना है तो अपवर्तनांक, जिसको आप यन से लिख रहे हो अपवर्तनांक। उन मतलब मान लीजिए हवा से कांच में ला रहे हैं या कांच से आप जो है जल में ले चल रहे हैं या जल से कांच में ले चलते हैं, हवा से आप हीरे में ला रहे हैं, हवा से आप पानी में ला रहे हैं, तो इसीलिए उन लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में किसके तो प्रकाश के चालों के अनुपात के क्या होता है तो बराबर होता है। बस हो गया, बस हमें फार्मूला लिखना, बहुत छोटा सा ये थ्योरम था। अगर अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में आपसे रिलेशन पूछे तो पहले एक लाइन आप बोलिए, या तो आप n बराबर आप लिख सकते हो c/v, मान लीजिए माध्यम में भी हो और प्रकाश में चाल c हो तो हम n बराबर c/v लिख सकते हैं। हाँ नहीं तो अगर थ्योरम सहित लिखना है तो आप लिखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे, जैसे हवा से आप कांच में ला रहे हैं तो हवा पहला हो गया, कांच दूसरा हो गया। हवा से आप हीरे में ला रहे हैं तो हवा पहला हो गया, हीरा दूसरा हो गया। हवा से आप जल में रहे हैं, हवा पहला हो गया, हीरा दूसरा हो गया। हवा से आप तेल में लाए, ऑयल में लाए तो हवा पहला हो गया, तेल दूसरा हो गया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उन माध्यम में, मतलब प्रकाश जो है वायु में उसकी चाल कितनी थी और आप जब कांच में ला रहे हो तब कितनी है, इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, वही अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होता है तो बराबर होता है। फिर एक बार समझिए क्या है, मान लीजिए हम हवा से ला रहे हैं, कांच यहाँ रखे हैं, मान लीजिए हमारा कांच है, हवा से ये प्रकाश इसमें डालें, ऐसे हम इसका ग्राफिकली बता रहे हैं। हवा से ला रहे हैं प्रकाश
तो हवा में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकंड होता है। मान लीजिए हम कांच में लाएं, इस समय ला रहे हैं ये प्रकाश, तो इस समय इसकी चाल के लिए हम VG यूज करेंगे, ग्लास में देखते हैं वेलोसिटी, तो कितना होगा, मान लीजिए 2 हो गया या 2.5 हो गया, मान लीजिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इन दोनों का रेशियो करिए, ये अपवर्तनांक हो जाएगा। यह कह रहा है ना कि एक माध्यम के सापेक्ष था, पहला हो गया, दूसरे माध्यम है में का जो अपवर्तनांक यन मिलेगा, यन उन माध्यमों, मतलब है में वायु में प्रकाश की चाल क्या है, उन मतलब वायु में क्या है और कांच में क्या है, तो उन माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है उसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए थ्योरम कितना झकास तरीके से पढ़ा है। अब रही बात इसका जो है, आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, तो लिखेंगे अर्थात डेटी जो आपका आई मतलब डेटिज होता है, अर्थात लिखेंगे जो अपवर्तनांक मिलेगा, अपवर्तनांक तो लिखेंगे वायु में, वायु लिखिए या निर्वात लिखिए, तो वायु में प्रकाश की क्या देखना है, तो आपको चाल देखना है। फिर वायु लिखिए या निर्वात लिखिए, आप बट्टे माध्यम बोले तो माध्यम में आपका ब्रैकेट में लिख देते हैं, कांच आएगा, जल आएगा, हीरा आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की क्या देखना है, तो चाल देखना है, ठीक है। यही इसके बराबर होता है। अपवर्तनांक को यन से लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में के लिए सी लिखते हैं, इसका मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, माध्यम में दिया रहेगा, ठीक है। माध्यम के लिए आप V यूज करो या VG यूज करो, हो गया ये फार्मूला। तो वह अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध यही होता है, यन बराबर C बट्टे क्या होता है, V होता है। थ्योरम एक बार और समझाते हैं, क्या कहेंगे कि एक माध्यम के क्या देखना है, तो सापेक्ष, किसके, तो दूसरे माध्यम का क्या, तो अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है और दूसरे माध्यम में जब जा रहे हैं तब चाल कितना हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल से बता रहे हैं, दौड़ रहे हैं हम ऐसे दौड़ रहे हैं प्लेन, ठीक, और एक बार आप कीचड़ में दौड़ के देखिए, दोनों में आपकी चाल बदल जाएगी। आप ऐसे दौड़ेंगे स्पीड में दौड़ेंगे या कीचड़ में दौड़ेंगे, आपकी चाल बदल जाएगी, धीरे दौड़ेंगे। और कुछ दूर का एक आप फील्ड हेल के देखिए, एक आप खेत हेल के देखिए, खेत हम देहात भाषा में खेत जिसमें कृषि का काम करते हैं उसको खेत कहते हैं, आप हेल के दिखा दीजिए कीचड़ में दौड़ के देखिए, दम मार जाएगा, दम फूलने लगेगा, क्योंकि पहली बात कि कीचड़ आपके गति को रोकेगा, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है, हवा में वेलोसिटी अधिक होगी, आज जब आप कांच में जाते हो, हीरे में जाते हो, आप पानी में जाते हो, तो आप उसमें जब देखोगे तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो आप पहले हवा में देखिए या स्पेस में देखिए प्रकाश क्या है, और कांच में देखिए प्रकाश क्या है, दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, तो अपवर्तनांक कहलाएगा, या वह अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, एकदम बेसिक टर्न लिखे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल है, पार्ट खत्म होने वाला है, पूरे चैप्टर का सवाल पढ़ा देंगे, ठीक है।